हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपका स्वागत करते हैं डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष के शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे विषय के सभी एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जितने भी वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और एक शब्द एक वाक्य जितने भी होंगे, इन सभी तीनों इकाइयों के हम डिस्कस करेंगे, सभी के उत्तर जानेंगे और इम्पोर्टेंट जो हैं वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। तो चलिए हम बात करते हैं, एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिए हुए प्रश्न हैं। पहला है, विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अ दिया हुआ श्रीमती राजकुमारी शर्मा का, क्रो एवं क्रो का, डब्ल्यू एवं क्रुश्चेशन का, हेवेट तथा फोर्नेस का। जी हाँ, सही उत्तर है अ। सही उत्तर है इसका अ यानी कि श्रीमती राजकुमारी शर्मा का। श्रीमती राजकुमारी शर्मा का ये सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है हमारा कि इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा? किस बालक को रखा जाएगा? तो सही उत्तर प्रतिभावान बालक जो है ना, प्रतिभावान बालक जो है उसको, यानी सही उत्तर इसका ब है। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? ब, प्रतिभावना वाला बालक जो है उसको अलग रखा जाएगा, अलग भिन्न श्रेणी में। तीसरा जो है वो है, समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च अधिगम से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसका है? किसने कहा है? तो ये कहा है प्रो एस के दुबे। जी हाँ, ये कथन जो है प्रो एस के दुबे का है। समावेशिक शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाए। तो ये है प्रो एस के दुबे जी का सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है। यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है द श्रीमती राजकुमारी शर्मा का। किसका कथन है ये? द श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है उपरोक्त सभी। जी हाँ, वंशानुक्रम, शारीरिक कमी, निर्धनता, इन सब से ही पिछड़ते हैं। तो सारे उत्तर सही है, तो हम बोलेंगे उपरोक्त सभी, द इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वंचित होने वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। वंचित बालक की परिभाषा दी है। वंचित बालक की ये परिभाषा किसने दी है? कौन सी परिभाषा? वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। किसने दिया है ये? तो ये दिया है गार्डन ने। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अ। इसका जवाब किसने दिया? गार्डन ने। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय की उपलब्धियां, खेलकूद, जानकारी और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीधा सीधा टर्मन तथा ओडन का। किसका कथन है ये? टर्मन तथा ओडन का। जी हाँ, टर्मन तथा ओडन का यह कथन है, टर्मन तथा ओडन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां है, सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। सृजनात्मकता की यह परिभाषा किसने दी है? तो 8वां जो इसका सही उत्तर होगा, जेम्स ड्रेवर ने। सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो जेम्स ड्रेवर ने दी है। सही उत्तर होगा इसका स, जेम्स ड्रेवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो है 9, अधिगम अक्षमता के उपचार की प्रमुख विधि है। अधिगम अक्षमता के उपचार की प्रमुख विधि है, यानी कोई अगर अधिगम नहीं यानी सीख नहीं पाता है तो उसका उपचार कैसे किया जाएगा? तो उसका उपचार करने का सही है व्यवहारिक निर्देश, कंप्यूटर निर्देशन, संज्ञानात्मक व्यवहारिक परिमार्जन। ये तीनों सही है, तो हमारा सही उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पठन अयोग्यता का प्रमुख कारण है। जी हाँ, पठन अयोग्यता, पढ़ने में मुश्किल होना, अयोग्य होना, इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है? बोलने में कठिनाई, श्रवण दोष, ध्यान का अभाव। जी हाँ, तीनों, अगर तीनों में से कोई भी गलत है, तीनों में से किसी भी चीज़ का अभाव है तो कोई बालक सही से पढ़ नहीं सकता, वो पठन अयोग्य रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान जो है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला रिक्त स्थान में पहला जो इसका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा का अर्थ। जी हाँ, समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या आएगा? समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा व्यवस्था से है
संबंधित है, जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। दूसरे का है कोठारी आयोग की स्थापना किसने की? तो कोठारी आयोग की स्थापना डॉक्टर डी.एस. कोठारी, जी हाँ, किसने की है? डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने की। सही उत्तर होगा उसका डॉक्टर डी.एस. कोठारी। प्रश्न क्रमांक 3, सन 1975 में एनसीईआरटी ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कब की थी ये? 1975 में। किसने की? एनसीईआरटी ने। अगला देखिए, पोर्टफोलियो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, पोर्टफोलियो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आकलन की महत्वपूर्ण एवं प्रभावी विधि है। ये पोर्टफोलियो से क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। आकलन करने की एकदम प्रभावी विधि में से एक कौन है? पोर्टफोलियो समावेशी शिक्षा। ठीक। अगला देखिए 5वां, समावेशी विद्यालयों में किसे स्वीकार किया जाता है? समावेशी विद्यालयों में विविधता को स्वीकार किया जाता है, भिन्न भिन्न लोगों को स्वीकार किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में सही उत्तर होगा इसका कि समावेशी आकलन। समावेशी आकलन एक ऐसे आकलन को कहा जाता है जो कमियों के बाद भी दिव्यांगजनों को अपनाकर एवं उनकी कमियों को दूर कर उन्हें समावेशन की ओर अग्रसर करता है। तो ये हो गया समावेशी आकलन। 7वां, भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र किन बालकों? मात्र सामान्य बालकों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। जी हाँ, आपने देखा होगा रामायण महाभारत, उस समय में गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वो केवल सामान्य बालकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए नहीं थी। अगला देखिए 8वां, समावेशी शिक्षा में निःशक्त छात्र तथा सामान्य छात्र दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही तो खासियत है समावेशी शिक्षा में। अगर कोई बालक को डिफेक्ट है, कोई खराबी है, कोई कमी है, तो वो भी, और जो परिपूर्ण है पूर्ण रूप से बालक, सामान्य बालक, वो भी पढ़ सकता है। असामान्य और सामान्य दोनों, यानी कि निःशक्त एवं सामान्य। ठीक। प्रश्न क्रमांक 9वां, समावेशी विद्यालय में निःशक्त बालकों का मूल्यांकन एक पक्षीय न होकर कैसा होना चाहिए? ये एक पक्षीय ना होकर बहुपक्षीय होना चाहिए, द्विपक्षीय भी नहीं। कैसा होना चाहिए? बहुपक्षीय होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही उत्तर जो है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है उसका। समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए चलना है, यही समावेशी शिक्षा है। बहिष्करण के स्वरूप बतलाइए। बहिष्करण का स्वरूप वर्ग, जेंडर तथा विशेषता की आवश्यकता से होता है। जी हाँ, बहिष्करण का स्वरूप जो है वो क्या है? 3 है, वर्ग, जेंडर तथा विशेष आवश्यकता। तीसरा प्रश्न, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता लिखिए। समावेशी शिक्षा जो होती है उसकी एक विशेषता लिखिए। उसकी एक विशेषता क्या है? कि समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन के सभी को शिक्षा प्राप्त आह्वान करती है, यानी सभी को शिक्षा मिल जाए। ये कौन इंश्योर करता है? ये कौन सुनिश्चित करता है? समावेशी शिक्षा। अगला देखिए चौथा, भारतीय कक्षाओं में असमानता का कोई कारण दीजिए। भारतीय कक्षा में असमानता क्यों है? इसका एक कारण। तो प्रांतीय आवश्यकताएं भारतीय कक्षाओं में विविधता का प्रमुख कारण है। प्रांतीय यानी जिस प्रांत में रह रहे हैं वहाँ का खाना, वहाँ का भूगोल, है ना, वहाँ ये सारी चीज़ें जो वहाँ की आवश्यक होती है। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा का कोई एक लाभ बतलाइए। समावेशी शिक्षा का कोई एक लाभ। तो समावेशी शिक्षा बालकों के व्यक्तिगत विकास तथा उनके उच्च शैक्षिक निष्पादन के लिए उपयोगी है, यही उसका लाभ है। यानी उसका मानसिक विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जब वो उच्च शिक्षा हासिल करेगा तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों उस पर आधारित होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की कोई 3 विधियों के नाम लिखिए। तो कोई 3 विधियों के नाम लिखने, तो 3 विधियाँ जो हैं उसमें से एक मौखिक परीक्षण, अवलोकन, लिखित परीक्षण। जी हाँ, मौखिक परीक्षण, अवलोकन तथा लिखित परीक्षण। 7वां देखिए, असमानता का अर्थ लिखिए। बताइए कि असमानता क्या होती है, किसे कहते हैं? तो असमानता का अर्थ देखिए, व्यक्तियों के साथ व्यवहार के एक रूपता का न होना असमानता है। व्यक्तियों के साथ व्यवहार के एक रूपता का न होना ही क्या है? असमानता है। तो ये असमानता का क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ लिया छात्रों। हमने एक वाक्य और एक शब्द वाले भी देखे, हमने रिक्त स्थान भी देखे। जी हाँ, रिक्त स्थान भी देखे। साथ ही साथ हमने मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्प प्रश्न भी देखें। तो ये हमारा क्या हो गया? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर से, बहुविकल्पीय इकाई 1 के। तो इसी तरह से आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलेंगे हम अगले इकाई में, जिसमें हम बात करेंगे इकाई 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो ये हो गया हमारा इकाई 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो स्टूडेंट्स बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो को लाइक करके देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।